करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, बचपन और अंधविश्वास। अब चूंकि मैंने बताया कि ये धर्मवीर भारती का संस्मरण है, तो ये खुद लेखक के बचपन की ही कहानी है। काली मेघा पानी दे नमक पाठ लेखक धर्मवीर भारती द्वारा रचित संस्मरण विधा की एक रचना है। संस्मरण है क्योंकि उन्हीं के साथ घटित हुई है और उन्होंने अपनी यादों से निकाल के यहाँ पर रखा है। आषाढ़ के महीने में जब पखवाड़े भर बारिश नहीं होती, यानी कि आषाढ़ का महीना जो वर्षा ऋतु के प्रारंभ का महीना होता है, उसमें 15 दिन बीत गए। पखवाड़े का मतलब क्या होता है, 15 दिन बीत गए लेकिन बारिश नहीं हुई, तो किशोरा अवस्था वाले लड़कों की इंद्र सेना घर घर जाकर पानी मांगती है। यानी कि जो किशोरा अवस्था में, यानी कि आप मान लीजिए जो होते हैं ना बच्चे, 9-10 साल से लेकर 13-14 साल तक के बच्चे जो हैं, ये नंग धड़ंग होकर खाली लंगोट पहन कर जो है हर घर से पानी मांगने के लिए निकलते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इंद्र सेना कहते हैं। बोल गंगा मैया की जय। अब जब ये लोग निकलते हैं तो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, बोल गंगा मैया की जय का जयकारा लगाते ये लड़के निम्न पंक्तियां गाते हैं। क्या कहते हैं, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा पानी दे, गुड़धानी दे, काली मेघा पानी दे। तो ये गाना गाते हुए ये लोग निकलते हैं। पानी की कमी होते हुए भी महिलाएं सहेज के रखा हुआ पानी उन पर डाल देती हैं। अब ये सब लोग ना पानी मांग रहे हैं, तो हर घर में जो, अब चूंकि 15 दिन बीत गए, पानी बरसा नहीं, क्या कहते हैं, सारे मिट्टी, खेत की मिट्टियाँ सूख चुकी हैं, कुओं के पानी सूख चुके हैं, तालाब सूख चुके हैं, पशु पक्षी पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा। इतने में दूर दूर से लाया गया सहेज के रखा हुआ पानी महिलाएं अपने घर में जो रखी हैं, इन लड़कों के पानी मांगने पर इनके ऊपर वो पानी फेंक देती है। अब सोचिए, अब जो चीज़ कीमती है उसे हम सहेज के रखना चाहेंगे, जो बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर पानी की बर्बादी करी जा रही है। पानी डालने के बाद वह कीचड़ में लेटने पे इन बालों के हाथ पे, पैर, पेट, बदन, मुख सब में मिट्टी लिपट जाती है। अब चूंकि इन पे जब पानी डाला जाता है तो ये मिट्टी में जब पानी पड़ता है तो ये उसी में लौटते हैं और इस तरीके से इनके पूरे बदन पे जो है मिट्टी लग जाती है। इनके इसी रूप को देखकर कुछ लोगों ने इन्हें मेढक मंडली का नाम दिया है। अब ये पूरी तरीके से पानी गंदगी में लिपटे हुए रहते हैं, तो जो लोग इस मंडली को पसंद नहीं करते वो लोगों ने इसका क्या नाम रखा है, मेढक मंडली। अनावृष्टि से आशंकित गांव। अनावृष्टि यानी कि कम वर्षा से परेशान गांव। बारिश ना होने के कारण तालाब सूख जाते हैं, घरों के कुओं में भी पानी नहीं रहता। ऐसे में गांव में पानी के बिना कोहराम मच जाता है। जाहिर सी बात है, जब पानी नहीं होगा तो कोहराम तो मचना ही है। बारिश ना होने के कारण लोग इसकी प्रार्थना करते हुए पूजा पाठ भी करते हैं। क्या करें, प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। खूब पूजा पाठ भी करे जा रहे हैं। पशु पक्षी प्यासे मरने लगते हैं, और यदि इतने पर भी वर्षा नहीं होती तो इंद्र सेना बादलों से पानी मांगने के लिए निकल पड़ती। मतलब चारों तरफ पूजा पाठ अर्चना सब कुछ चल रहा है और उतने भी बारिश नहीं होती, तो आखिरी उपाय होता है इंद्र सेना का निकलना। अब इसे इंद्र सेना क्यों कहा जा रहा है, भगवान इंद्र को वर्षा का देवता कहा जाता है। अब भगवान इंद्र की जो ये सेना निकल रही है, ये भगवान इंद्र के लिए पानी मांग रही है। अब ये पानी कलेक्ट करेगी, इंद्र के पास जाएगी और इंद्र वर्षा करेंगे, ऐसा लोगों का मानना है। इसीलिए ये सब लोग इस पे खुशी खुशी पानी दे देते हैं। तो इंद्र सेना बादलों से पानी मांगने के लिए निकल पड़ती है। ऐसे में लेखक सोचता है कि जब पानी की घर घर में इतनी कमी हो तो महिलाएं इंद्र सेना पर पानी डाल के अपना अंधविश्वास ही प्रदर्शित करती है। तो उन्होंने कहा कि जब चीज़ की इतनी कमी है तो हमें इस पे पानी नहीं फेंकना चाहिए। एक तरीके से ये अंधविश्वास है, ऐसा उनका मानना है। अब लेखक जो हैं खुद हमारे कुमार सुधार सभा के अध्यक्ष रहे हैं। तो अब देखिए क्या है, उपमंत्री हैं वो। लेखक आर्य समाजी होने के साथ ही कुमार सुधार सभा के उपमंत्री भी थे, इसीलिए उनमें समाज को सुधारने का जोश था। तो कुमार सुधार सभा यानी कि समाज में जो कुछ गलत हो रही है उसको कहीं ना कहीं पर सही करने का जो एक जिम्मा होता है वो। अंधविश्वासों के विरुद्ध उनके पास सबल तर्क है। अब बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं, तो अब हमेशा जब भी कोई इस तरह का अंधविश्वास होता है तो हमारे लेखक जो हैं उसका हमेशा कोई ना कोई तर्क प्रस्तुत करते हैं। कि अगर मान लीजिए कहा गया कि भाई बिल्ली रास्ता काट गई, तो उसका तर्क देते थे। वह सभी रीति रिवाजों, पूजा अनुष्ठानों को अंधविश्वास मानता है।
वह इन सबको पूर्णतः समाप्त होते देखना चाहता है। ये हमारे लेखक हैं। वह समाज में फैले दक्यानूसी विचारों को जड़ से उखाड़ना चाहता है, यानी कि इस तरीके की जो ढोंग है, आडंबर है, ये सारी चीज़ों को वो पसंद नहीं करता और उन्हें समाज से किसी न किसी तरीके से निकाल कर फेंक देना चाहता है। अब आते हैं जीजी का लेखक के प्रति अपनापन। तो लेखक के ही गांव में उनके पड़ोस में एक जीजी रहती थी जो लेखक को अपने बेटे से कहीं अधिक प्रेम करती थी। लेखक की एक जीजी थी, उनकी उम्र लेखक की माँ की उम्र से भी अधिक थी। ठीक है, वह लेखक को बहुत लाड प्यार करती थी। जिन बातों को जीजी मान सम्मान देती थी, लेखक उनको अंधविश्वास कहता था। अब जीजी जो है थोड़ी वो रूढ़िवादी, परंपरावादी, रीति रिवाजों को मानने वाली एक स्त्री थी। अब लेखक को वो जो प्यार करती हैं वो बात तो अलग है, लेखक जिन चीज़ों को अंधविश्वास कहता है वो उन्हीं चीज़ों में विश्वास रखती है। लेखक भी सभी त्योहारों पर, पूजा अनुष्ठानों में उनकी मदद करता है। जितने भी पूजा अनुष्ठान होते हैं उसमें हर एक चीज़ का अरेंज करना, सब कुछ करना, और सारे ही पूजा पाठ जो हैं वो जीजी लेखक के द्वारा ही संपन्न कराती थी। लेखक जीजी के तर्कों के सामने निरुत्तर हो जाता था। लेखक ने जीजी के कहने पर इंद्र सेना पर पानी नहीं फेंका। अब क्या हुआ, अब चूंकि इंद्र सेना निकल रही थी तो जो है ये जीजी ने कहा कि ठीक है भाई, ये अच्छा काम वो लेखक से कराना चाहती थी, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम पानी फेंक दो। तो लेखक ने मना कर दिया कि नहीं, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने पानी फेंकने से मना कर दिया। तो आखिर में भाई जब जीजी इतना प्यार करती हैं, लेखक मना कर देते हैं, तो जीजी गुस्सा भी हो जाती हैं, थोड़ा सा खफा हो जाती हैं और अपने हाथों से ही पानी डाल देती हैं। जीजी के आग्रह के बाद भी लेखक ने ना तो पानी फेंका और ना ही जीजी के लड्डू मठरी खाए। अब वो जो गुस्सा हो गए, अब जीजी ने पानी फेंक दिया तो वो गुस्सा हो गया कि भाई ये गलत था, आपने क्यों किया। तो जीजी उसको मनाने के लिए लड्डू और मठरी देते हैं तो वो भी गुस्सा हो जाते हैं कि मैं भी नहीं खाऊंगा, तो वो भी नहीं खाते। कुछ समय तक उसने जीजी से बात भी नहीं करी। अब इस तरीके के व्यवहार के बाद क्या, जब लेखक जीजी से गुस्सा हो गए ना, तो उन्होंने लेखक ने जीजी से बात ही नहीं करी। अब जीजी ने इंद्र सेना पर पानी डाला था। इस तर्क को वो किस तरीके से साबित करती हैं, देखो जीजी के तर्क। अब जीजी ने जो पानी दिया ना, उसको किस तरीके से वो कहती हैं कि जो मैंने किया वो सही है। ये पानी की बर्बादी नहीं, ये पानी का अर्ध है। यानी कि जिस तरीके से हम अर्ध चढ़ाते हैं ना पानी का, तो ये वो अर्ध है। कुछ पाना है तो पहले कुछ देना होता है। दान को सबसे महान कहा गया है, दान के लिए त्याग करना अनिवार्य है। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे वेदों और पुराणों में कहा गया है कि दान जो करना है वो बहुत ही सर्वोत्तम होता है। तो ये पानी की बर्बादी नहीं है, ये हम पानी का दान कर रहे हैं। और जब हमें कोई चीज़ पानी है तो हमें त्याग करना पड़ता है। त्याग का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि हमारे पास 4 चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा हो गई तो चलो हम 2 चीज़ें दान करते हैं, तो वो त्याग नहीं होता। अब हमें अगर जो चीज़ सबसे प्रिय है और हमारे पास कम है तो उसको भी दान कर देना त्याग कहलाता है। तो अब वही चीज़ कंडीशन हो गई, यहाँ पर पानी कीमती है, हमारे पास कम है, लेकिन तब भी हमने उसको दान में दे दिया, अर्थात उसका हमने त्याग किया। अभाव की स्थिति में किया गया दान ही सच्चा त्याग होता है। भूखे में हमारे द्वारा फेंका गया पानी, सूखे में हमारे द्वारा फेंका गया पानी, पानी की बुआई है। तो अब उन्होंने दूसरी बार यहाँ पर एक चीज़ कही, जैसे किसान है, किसान क्या करता है कि मुट्ठी भर अच्छा अनाज लेकर जमीन में बोता है, फिर कुछ समय बाद उससे 10 गुना 50 गुना जो है वो फसल आती है, वो यही होता है ना। तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि हमने पानी की बर्बादी नहीं करी, किसान की तरह हमने पानी की बुआई करी है। भगवान इसका 2 गुना 4 गुना 50 गुना करके हमें वापस करेगा। हम पानी देकर बीज बोते हैं, अर्थात ये पानी का बीज है। तब काले बादलों से पानी मांगते हैं, पहले खुद दो तो देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएगा। यानी कि पहले हमें देना होगा, तब ईश्वर हमें वो वापस करेगा। एक व्यक्ति का आचरण ही सबका आचरण बनता है। यानी कि अगर मान लीजिए हमने किया है तो सब ऐसा करेंगे तो ही इसमें वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये जीजी के तर्क थे। अब इन तर्कों के आगे हमारे लेखक निरुत्तर हो जाते हैं, उनके पास कोई उत्तर ही नहीं रहता इन सारी चीज़ों का, कि वाकई इन सारी चीज़ों का तर्क का कोई उत्तर है, कोई नहीं दे पाते। 50 वर्ष बाद लेखक के विचार। अब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं जब हमारे लेखक छोटे थे।
आज उस घटना को घटे 50 साल हो गए हैं और उस 50 सालों में लेखक की सोच और विचार में क्या अंतर आया। देखिए, 50 वर्ष के बाद लेखक ये सोचता है कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने के बाद भी हमें अपने देश के संस्कारों की समझ तक नहीं आ पाई है। हमें स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन जो एक्चुअल में जो हमारे देश के संस्कार हैं, क्या वो हमारी समझ में आए हैं, क्या हम उनको फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि हम तो पाश्चात्य सभ्यता की तरफ भाग रहे हैं ना, हम उनका अंधा अनुकरण कर रहे हैं। अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी रीतियों को तो हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। हमारी स्थिति मांगने की तो हर समय बनी रहती है, यानी कि दूसरों का देखा देखी करने की, किंतु त्याग करने में हम पीछे हट जाते हैं। यानी कि किसी को अगर कोई चीज़ देनी है तो हम पीछे हट जाते हैं। लेखक कहता है कि आज आदमी अत्यधिक स्वार्थी हो गया है। ये बातें लेखक के मन को कचोटती हैं। हम चारों ओर फैल रहे भ्रष्टाचार को लेकर बातें करते हैं, यानी कि वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ हो रहा है, लेकिन हम खुद भी तो उसी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे होते हैं। देखिए, लेकिन कभी ये नहीं देखते कि कहीं हम भी तो भ्रष्टाचार के शिकार नहीं बन रहे हैं, यानी कि हम भी तो उस भ्रष्टाचार को नहीं बन पा रहे हैं। यदि हम सोचें तो एक स्तर पर हम सभी स्वयं उसी भ्रष्टाचार का अंग बने हुए पाते हैं। काले मेघा पानी दल दल के दल उमड़ते हैं। अब ये मतलब जब ये होता है ना तो बहुत सारे लोग उमड़ते हैं। पानी झमाझम बरसता है पर गगरी फूटी की फूटी है। बैल प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? लेखक इन्हीं सब प्रश्नों से अपने आप को घिरा पाता है। अब यहाँ पर इन लाइनों को जरा देखिएगा, यहाँ से लेकर काले मेघा पानी दे से, ठीक है, और प्यासे के प्यारे रह जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने द्विअर्थी बात करी है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, यानी कि सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं दी जाती हैं, किनको, जिनको जो जरूरतमंद है। पानी झमाझम बरसता है, यानी कि दे इतनी सारी योजनाएं जिनसे इन गरीब वर्गों को बहुत फायदा हो। पर गगरी फूटी की फूटी, अर्थात जो लोग इसके अधिकारी हैं उन तक ये योजनाएं पहुंचने से पहले ही बीच में भ्रष्टाचार इन सारी योजनाओं को खा पी कर खत्म कर जाता है, हजम कर जाता है। और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत होती है वो बेचारे प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं, अर्थात उनकी गरीबी पे कोई असर ही नहीं आता है। तो इन्होंने शुरू बात तो करी थी अंधविश्वास से, लेकिन प्रेजेंट समय में भ्रष्टाचार राजनीति से इसको जोड़ते हुए इस पाठ को समाप्त किया। तो इस तरीके से उन्होंने इस पाठ में के अंत तक अपने आप को कई प्रश्नों में पाया कि हमारे चारों तरफ फैले हुए जो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है वो ख़त्म करना पहले ज़रूरी है, क्योंकि जब वो ख़त्म होगा तभी जो लोग अधिकारी हैं उन तक सही चीज़ें पहुंच पाएंगी। पहले करेंगे हम गद्यांश आधारित प्रश्नों को। हमारे सामने एक गद्यांश दिया रहेगा और इस पर आधारित 5 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा जब हम ऐसे हम करीबन 4 गद्यांश करेंगे और उन पे 5-5 प्रश्न करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे संपूर्ण पाठ आधारित कुछ प्रश्न, ठीक है। चलिए, सबसे पहले गद्यांश। पहला गद्यांश है, दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा। अब लेखक हमारे खुद, हम धनवीर भारती की बात कर रहे हैं। दिवाली थी तो वो उससे जो है भाई परंपरा तरीके से हर जगह अलग अलग होता है, वो काम कर रहे थे गोवर्धन पूजा की तैयारी। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा, ठीक है। जो हमारे यहाँ त्योहार होते हैं उस त्योहार में होता है, झांकियां लगती हैं, ठीक है। हरछठ है तो छोटी रंगीन पुड़ियों में भूंजा भर रहा हूं, किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूं। तो ये होता है छोटी छोटी पुलियों में भरा जाता है हरछठ के दौरान। जीजी ये सब मेरे हाथों से करवाती। अब जीजी कौन थी मैं आपको बता दी, वैसे तो हमने पाठ में पढ़ा हुआ है जीजी कि एक थी जो क्या कहते हैं इनकी माँ की उम्र के लगभग थी, इनकी माँ नहीं थी, इनके पड़ोस में ही रहती थी, इनको बहुत मानती थी, अपने बेटे जितना मानती थी। तो वो जो कहती थी, अब वो मतलब कहते ना सारे पुण्य काम इनसे इसलिए करवाती थी ताकि सारा जितना अच्छे आशीर्वाद है भगवान के, सारे पुण्य है वो सब लेखक को मिले। तो ये सारे काम जीजी करवाती थी ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर के पानी इस गंदी मेढक मंडली पे। अब मेढक मंडली क्यों निकलती है आप सभी को पता है। तो जीजी ने बोला था भाई मेढक मंडली पे पानी फेंको, तो इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं फेंकेंगे।
तो ऐसे तो जीजी के कहने पे वो सब करते थे, लेकिन ये उन्हें पानी की बर्बादी लग रही थी, इसलिए उन्होंने मेढक मंडली पे पानी फेंकने के लिए मना कर दिया। अब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई। उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे। अब बूढ़ी थी वो, पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा था। ये सब मैं देख रहा था, लेकिन मैं पानी फेंकने को तैयार नहीं था। सब कुछ देख रहा, अलग खड़ा था। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने के लिए दिए, तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया। हाथ में दिए, उन्होंने बोला नहीं हमें नहीं खाना। हम अब चूंकि गुस्से थे जीजी से, तो हमने साफ अलग कर दिया कि मुझे नहीं खाना। मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं, मतलब बात ही नहीं कर रहा था। पहले वे तमतमाई, लेकिन ज्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा है। तमतमाई का मतलब बहुत तेज उन्हें गुस्सा आई कि भाई मैं खाने को दे रही हूँ, ये खा नहीं रहा है। जैसे मम्मा को गुस्सा आता है उसी तरीके से हुआ। लेकिन फिर उनका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो गया, ज्यादा देर वो गुस्सा नहीं रही। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत, कहते मतलब नाराज मत हो, मेरी बात। यह सब अंधविश्वास नहीं है, मतलब पानी फेंकने को वो जस्टिफाई कर रही है कि ये अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे, क्योंकि भाई वो मेढक मंडली नहीं, वो तो इंद्र सेना कही जाती है। तो वहां पर मानना था भाई, आपको प्रचलित मान्यता तो पता थी कि भाई इंद्र सेना पानी मांगने निकली, अगर हम इनको पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें कैसे पानी देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, ये पानी का अर्ध चढ़ाते हैं। अर्ध मतलब पानी चढ़ाना, जैसे आप सूरज को बोलते ना अर्ध चढ़ाना, ये क्या होता है, पानी को अर्ध चढ़ाना, पानी का अर्ध चढ़ाना। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया। अब इस बात के लिए वो तर्क क्या दे रही है कि भाई अगर हम जो चीज पाना चाहते हैं पहले हमें उसका दान करना है। जब हम दान करेंगे तभी हमको मिला। जैसे हम लोग को पैसा चाहिए तो हम लोग गरीबों में पैसा दान देते हैं कि नहीं देते, देते हैं ना। क्यों? क्योंकि भाई हमें और पैसा चाहिए। तो उसी तरीके से उन्होंने कहा कि भाई ये हम पानी दान दे रहे हैं, तभी हमको पानी मिलेगा। अब इस पर 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, जीजी लेखक से क्या काम करवाती थी। दिवाली है तो गोबर की कौड़ियां और गोवर्धन और सतिया बनाना, बिल्कुल सही है। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन तक झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटना, बिल्कुल सही है। हरछठ है तो छोटी रंगीन कोड़ियों में भुंजा भरना, तो सही है। तो यहाँ लगाएंगे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, जीजी लेखक से सभी धार्मिक काम क्यों करवाती थी। क्योंकि वो चाहती थी कि सारा पुण्य लेखक को मिले, ताकि लेखक को ही पुण्य मिले। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, पानी डालते समय जीजी की क्या हालत थी। उनके पैर डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, इस तरीके से ना था। जीजी लेखक की मदद के लिए पुकार रही थी। जीजी जल्दी दौड़ते हुए पानी लाई। जीजी की आंखों में खुशी थी। जीजी के हाथ कांप रहे थे और बूढ़े पांव डगमगा रहे थे। तो सही क्या होगा, नंबर 4। जीजी ने नाराज लेखक को मनाने के लिए क्या कहा। यह सब अंधविश्वास नहीं है, हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं, यह पानी का अर्ध चढ़ाते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, उपरोक्त सभी। ये सारी बातें उन्होंने कही थी। नेक्स्ट आते हैं, जीजी ने लेखक को दान के पक्ष में क्या तर्क दिए। क्या दिया है, ऋषि मुनियों ने बोला है कि दान को सर्वोपरि बताया है ना। देखते हैं, जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। सही कहा। ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है, ये भी सही है। यदि हम इंद्र सेना को पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें कैसे पानी देंगे। तो दान के तर्क में उन्होंने क्या तर्क दिया था, हमें बताइए। क्या दिया गया है कि ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। वैसे तो ये सारी बातें उन्होंने बोली, लेकिन दान के पक्ष में क्या तर्क दे रही थी। अब उन्होंने देखे, दान के लिए उन्होंने सिर्फ ये बात बोली, लेकिन जब हम पक्ष में तर्क आते हैं तो ये सारे तर्क उन्होंने दिए थे कि नहीं दिए थे। तो जो चीज हम पाना चाहते हैं उसे दान देंगे तभी हमें मिलेगी। इंद्र सेना को हम पानी दान दे रहे हैं ताकि इंद्र भगवान हमें पानी दे। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आ गए अब हम दूसरा गद्यांश। क्या दिया है, हाथ पांव बदन मुंह पेट सब गंदा कीचड़ मल कर फिर हांक लगाते। कौन, इंद्र सेना। इंद्र सेना जब निकलती थी पानी लेने तो कैसे कीचड़ से लथपथ रहती थी,
और क्या बोलती, बोल गंगा मैया की जय, और फिर मंडली बांध कर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते। बादलों को टेरते, क्या बोलते, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी से भुन भुन कर त्राहिमाई कर रहे थे। मतलब चारों तरफ इतनी गर्मी थी कि लोग गर्मी से परेशान थे, और ये सब पानी से खेल के कीचड़ में लथपथ थे। जेठ में के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका था। जेठ मास में जो सबसे तपते हुए दिन होते हैं 10, उसे 10 तपा कहते हैं, वो भी बीत चुका। आषाढ़ महीने का पखवाड़ा यानी कि 15 दिन बीत चुके थे, पर क्षितिज पर कहीं का बादल की रेखा भी नहीं दिखती थी, यानी कि कहीं एक बादल नहीं दिख रहा था आसमान में। कुएं सूखने लगते, नालों में एक तो बहुत कम पानी आता, और आता भी तो आधी रात को। ठीक है, नलों में पानी बहुत कम आता था और आता भी तो बहुत कम, मानो खौलता हुआ पानी, एकदम गरम गरम। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती। शहर में तो नलों में पानी बहुत कम ही आ रहा था, और गांव में और हालत खराब। जहां जुताई होनी थी वहां खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती है, क्योंकि भाई पानी नहीं मिल रहा है तो पत्थर तो हो जाएगी। फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। इतनी गर्म हवा कि बेचारा आदमी भी ना चल पाए, वो गिर जाए। ढोर ढंगर प्यास के मारे मरने लगते, यानी कि जितने जानवर थे वो सभी प्यास के मारे मर रहे थे। बैल, बकरियां, गाय, भैंस, जो भी घर में पाली जाती है वो ढोर ढंगर। लेकिन बारिश का कहीं निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ, कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, यानी कि बहुत तरीके के पूजा विधान पाठ होते हैं ना भाई वर्षा को आकर्षित करने के लिए, वो सब कुछ हुआ। अब जब कुछ नहीं होता तो अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्र सेना, यानी कि छोटे छोटे बच्चों की सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बनाकर कीचड़ से लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया। अब ये छोटी जो बच्चों की सेना निकलती, वो क्या करती, वो भगवान इंद्र से पानी बरसाने की गुहार करती। अब वो इंद्र से बरसाए क्यों, क्योंकि भाई खुद पानी मांगे, तो ये पानी मांगने घर घर निकलती और सब इन पर लोटा लोटा भर, बाल्टी बाल्टी भर पानी फेंकते। अब इन पर 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बच्चों का झुंड बादलों से क्या प्रार्थना करते थे? छाया करने की, पानी बरसाने की, बिजली गिराने की, वहां से चले जाने की। तो कहीं क्या था, पानी बरसाने की। नेक्स्ट आते हैं, बारिश ना होने से क्या परेशानियां आ खड़ी हुई थी? हर जगह लोग गर्मी से भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते थे, बिल्कुल सही है। कुएं सूखने लगते थे, खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, उपरोक्त सभी। तो ये सभी कुछ हो रहा था, उपरोक्त सभी पे लगाएंगे। नेक्स्ट है, गांव के लोग क्यों परेशान थे, क्या कारण था? जब आषाढ़ के 15 दिन बीत चुके थे तथा बादलों का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए लोग परेशान थे, पानी नहीं बरस रहा था। और देखते हैं, जब आषाढ़ के 15 दिन बीत चुकने पर बारिश नहीं रुकती है, ऐसा तो नहीं था। जब बादल लगातार 15 दिनों तक बरसते रहते, नहीं। जब बारिश के कारण गांव के लोगों की फसलें खराब हो जाया करती थी। तो सही यहाँ पर होगा नंबर 1, यानी कि आषाढ़ महीने के 15 दिन बीत जाने के बाद भी बादलों का नामो निशान नहीं। नेक्स्ट आते हैं, गांव वाले बारिश ना होने पर हार कर क्या उपाय करते थे? बारिश के देवता इंद्र से प्रार्थना करते थे। वे कहीं पूजा पाठ करते तो कहीं कथा कीर्तन करते थे, बिल्कुल सही। इंद्र सेना से कीचड़ व पानी से लथपथ होकर वर्षा के लिए गुहार लगवाते थे, उपरोक्त सभी। तो गांव वाले बारिश ना होने पर हार कर क्या, ये सारे उपाय करते थे। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, उपर्युक्त सभी। तो ये ध्यान दीजिएगा ना कि भाई एक उपाय के लिए नहीं पूछा गया, यहाँ पर सारे उपायों के लिए पूछा गया है, तो इसलिए हम लगा देंगे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, लेखक को सब कुछ देखकर सारा जीवन किस पर आकर टिका लगता था? किस पे टिका? पानी पे टिका लगता था, है ना। तो क्या है, पानी की आशा पर टिका लगता था। सबके जीवन की बस एक ही आशा, बारिश हो जाए, है ना। चलिए अब हम आ गए गद्यांश संख्या 3 पे, जरा इसको ध्यान से पढ़ते हैं कि भाई इसमें क्या दिया गया। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा। तो अब यहाँ पर जीजी जो है वो लेखक को समझा रही थी, क्योंकि लेखक नाराज थे, समझा रही थी ना।
पहले वाले गद्यांश में हमने देखा था। अब वो कहते भाई तुम तो पढ़े लिखे हो, मैंने तो मदरसे का मुंह तक नहीं देखा, मतलब मैं पूरी तरह अनपढ़ हूं। पर एक बात देखिए, अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 से अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में की कारियां बनाकर फेंक देता है। यानी कि अगर हमें ये चाहिए कि हमें अच्छा गेहूं मिले, गेहूं की अच्छी पैदावार हो, तो किसान क्या करता है, अपने पास से अच्छा गेहूं लेता है 5 से, मतलब अब वो चाहता है कि मेरे पास कुंटलों में गेहूं हो, तो पहले कुछ सेर गेहूं लेता है, फेंक देता है। उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे के समय हम अपने घर से पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुआई है। हम गेहूं की बुआई की तरह पानी की बुआई कर रहे हैं। ये पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बे गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आएगी। अब ये दीदी का दूसरा तर्क था। पहला तर्क कौन सा था कि भाई दान को सर्वोपरि। दूसरा तर्क इन्होंने बताया जिस तरीके से किसान बुआई करते हैं उस तरीके से। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 8 करके लौट आएंगे। भैया यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, यानी कि जैसी राजा होगा वैसी प्रजा होगी। फिर यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं कि जैसा राजा हो वैसी प्रजा हो, लेकिन ये भी ऐसा भी हो सकता है कि जैसी प्रजा हो वैसा राजा हो, है ना। यानी कि हम प्रजा हैं भगवान इंद्र की, अब हम पानी दान दे रहे हैं तो राजा भी देखे तो राजा भी हमको पानी दे। यही तो गांधी जी महाराज कहते थे। गांधी जी महाराज मतलब महात्मा गांधी, ठीक है। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से जीजी गांधी ही महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। तो इनका बेटा जो है वो आंदोलन में रहा होगा, तो पुलिस अंग्रेजों ने मारा होगा, तब से वो गांधी जी की बात करती। इन बातों को आज 50 से ज्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन में दर्ज है। यानी कि जब लेखक छोटे थे तब ये सारी चीजें उनके साथ हुई थी। आज जब वो कहानी ये लिख रहे हैं, तब से उस घटना को आज तक 50 साल हो चुके। ये हम जब आपको पढ़ा रहे तब 50 ही, जब लेखक की कहानी लिख रहे थे तब 50 साल हुए थे, ठीक है। कभी कभी कैसे संदर्भों में ये बात मन को कचोट जाती है। हम आज देश के लिए करते क्या हैं और मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं। यानी कि हम अपने देश के लिए अपने कर्तव्यों को नहीं निभाते, लेकिन हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, हम ये मांगे करते रहते हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। अपने देश के लिए हम कुछ त्याग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, हम ऐसा तो कुछ करते ही नहीं। ये बात अब इनको कैसे हुई, जीजी की बात पे याद आई। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। कहने का मतलब क्या है कि हम ही सारी चीजें पाले, ये एकमात्र जो है हमारा स्वार्थ रह गया है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। भाई आजकल भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बातें अगर कुछ लोगों के बीच हो रही हो तो देखो करप्शन की बात जरूर उठती है। पर क्या कभी हमने जांचा कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन गए? यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचार के अंग। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, यानी कि सरकारी जो सुविधाएं होती हैं सरकार द्वारा बहुत लागू करी जाती है। सरकार क्या है, काले मेघा, दल के दल उबलना का मतलब वो सुविधाएं देते हैं। पानी झमाझम बरसता है, यानी कि उन सुविधाओं को रिलीज भी बहुत अच्छे से किया जाता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती। कहने का मतलब क्या है कि वो सुविधाएं जिस वर्ग तक पहुंचनी चाहिए उसके बीच भ्रष्टाचार वाले लोग जो लगे रहते हैं वो सारी सुविधाओं को अपने पास रख लेते हैं, और बेचारा जिनको सुविधाएं मिलनी चाहिए जिस वर्ग को, उनकी जो है गगरी उनकी झोली में कुछ नहीं आती और बैल प्यासे रह जाते, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? कहने का मतलब क्या है, भ्रष्टाचार के कारण जरूरतमंदों तक उन सुविधाओं वो सारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। तो जीजी की बात से इन्होंने आज प्रेजेंट समय में भ्रष्टाचार को भी कनेक्ट करके बताया है। चलिए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है। जीजी अपनी बात को सही साबित करने के लिए लेखक को क्या तर्क देती है? क्या दिया है, खेत की बुआई का, पानी की बुआई का, कीचड़ की बुआई को या आचरण। तो क्या तर्क दिया उन्होंने, खेत में बुआई का तर्क दिया था। जैसे खेत में किसान गेहूं के बीज जाकर बुआई करता है, वैसे हम पानी की बुआई कर रहे हैं।
नेक्स्ट आते हैं, लेखक को समझाने के लिए जीजी पानी की बुआई के संबंध में क्या बात बताती है? क्या बात बताई उन्होंने? पहला ऑप्शन है, यह जो सूखे के समय हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह पानी की बुआई है। ये बात उन्होंने सही कही। नेक्स्ट, ये पानी गली में बोएंगे तो शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। तो ये सारे तर्क उन्होंने दिए थे, सारी बातें बताई थी, तो हमने क्या लिखा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, लेखक के मन को कौन सी बात कचोट रही थी? आज हम देश के लिए करते क्या है? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं। बिल्कुल सही। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य बन गया है। तो ये सारी बातें उन्हें कहीं ना कहीं कचोट रही थी, तो हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, हम चटकारे लेकर किसकी बातें करते हैं? किसकी बातें करते हैं? धर्म, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास या संस्कृति? तो हम किसकी बात करते हैं? भ्रष्टाचार की, करप्शन की बातें हम कहीं पे भी देखिए, चार मंडली बैठी होगी तो भ्रष्टाचार का एक टॉपिक तो उठना जरूरी है। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? आपके विचार से यह स्थिति कब बदल सकती है? अब आपसे पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं। जब समाज और सरकार में इसे बदलने की दृढ़ इच्छा शक्ति जागृत हो। बात सही है। आते हैं, जब समाज और सरकार में स्वार्थ समाप्त हो जाए। ये भी सही है। जब समाज और सरकार भ्रष्टाचार से दूरी बना ले। बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। जब ये सारी चीजें होंगी तब कहीं ना कहीं जाकर ये स्थितियां बदल सकती। चलिए अब हम आगे गद्यांश संख्या 4 पर। यहाँ क्या दिया गया है? उन लोगों के दो नाम थे। किसकी, उन लोगों की बात कर रहे हैं हम? जो मेढक मंडली निकलती थी इंद्र सेना, उसकी बात कर रहे हैं। क्या है? इंद्र सेना या मेढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, इंद्र सेना और कहा मेढक मंडली, ये नाम बिल्कुल विपरीत है कि नहीं? बिल्कुल। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें मेढक, वो उन्हें कहते थे मेढक मंडली। अब मेढक क्या होता है? मेढक से सभी उनकी टर टर से आवाज से गुस्सा आती, कीचड़ में कूदते रहते हैं। इसीलिए जो लोग इन सारी हरकतों से चिढ़ते थे वो इस मंडली को क्या कहते थे? मेढक मंडली। उनकी अगवानी गलियों में होती थी। क्या होती? सॉरी, गालियों से होती थी। यानी कि जो लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे वो उन्हें गालियां देते थे। वे होते थे 10-12 बरस के, 16-18 बरस के लड़के। तो कहां से? 10-12 साल से लेकर 16-18 साल के लड़के हुआ करते थे इस मेढक मंडली में। सांवला नंगा बदन, सिर्फ नंगा बदन, सिर्फ लंगोट बांधे थे, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी बांधे होते थे। एक जगह इकट्ठा होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जब ये सारे लड़के इकट्ठा होते तो क्या बोलते? गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते। स्त्रियां और लड़कियां बारजे से झांकने लगती, यानी कि अपनी खिड़कियों से, बालकनियों से, सब जगह से लड़कियां झांकना शुरू करती थी। और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती संवेद पुकार लगाती। अब उछलते कूदते हुए क्या कहती? काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। तो ये गाना वो गाते हुए निकलते थे। 5 प्रश्न। पहला है, मंडली को इंद्र सेना कौन पुकारते थे? अब मंडली को इंद्र सेना कौन? जो मानते थे इस मंडली पर पानी फेंकने से बारिश हो जाएगी। बिल्कुल सही। जो उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ से चिढ़ते थे? नहीं, वो तो मेढक मंडली कहते थे। जो इंद्र भगवान को मानते थे? नहीं। जो जीजी के कहे अनुसार काम करते थे? सही क्या था? जो मानते थे कि इस मंडली पर पानी फेंकने से बारिश हो जाएगी, वो इस सेना को इंद्र सेना कहा करते थे। मेढक मंडली को मेढक मंडली कौन पुकारते थे? जो लोग इनकी इन हरकतों से चिढ़ते थे। सिंपल सी चीज, जो उनके के कारण गली में होने वाले कीचड़ से चिढ़ते थे। तो सेकंड पे लगा देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, मंडली को मेढक मंडली क्यों पुकारा जाता था? उनके नग्न स्वरूप शरीर के कारण, मेढक नग्न होता है। उनके शोर शराबे के कारण मेढक टर्र टर्र करता है। उनकी उछल कूद के कारण मेढक भी देखो इधर उधर जंप करता रहता है। तो हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। मेढक मंडली में कैसे लड़के होते थे? 10-12 साल से लेकर 16-18 साल के बच्चे, 17-18 साल के, है ना? 10-12 से 16-18 वर्ष तक के बच्चे
जिनका रंग सांवला होता था, बिल्कुल सही। जो वस्त्र के नाम पर सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी पहनते थे। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी। इस तरीके सभी लड़के होते थे, है ना। गुड़धानी का आश्रय क्या है? गुड़धानी का मतलब होता है अनाज। भाई पानी दे गुड़धानी दे, तो सीधे मतलब है पानी बरसेगा, खेतों में पानी जाएगा तो उससे अनाज उपजेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर गुड़धानी से तात्पर्य क्या है, अनाज से। काली में, अच्छा ठीक है, यहां पर अब हमारे खत्म हो गए गद्यांश आधारित प्रश्न। अभी तक हमने 4 गद्यांश देखे, उन पर आधारित 5-5 प्रश्नों को देखा। अब हम आ गए हैं संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न, ठीक है। संपूर्ण पाठ यानी कि पूरे पाठ में, क्योंकि हमने तो सिर्फ 4 गद्यांश रखे हैं, अभी बहुत सारी, तो चैप्टर में तो बहुत सारी चीजें हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। काली मेघा पानी दे में किसके बीच संघर्ष दिखाया गया है? प्रचलित आत्मकथाओं और विश्वास के बीच, लोगों और इंद्र भगवान के बीच, प्रचलित विश्वास और विज्ञान के बीच, लेखक और साधारण लोगों के बीच। तो किसके बीच दिखाया गया है? वो है प्रचलित विश्वास और विज्ञान के बीच, कि भाई हम, ये लोगों का विश्वास है लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है, इसको लेकर द्वंद्व दिखाया गया है। लड़कों ने अपनी टोली का नाम इंद्रसेना क्यों रखा? क्योंकि वो इंद्र भगवान के लिए पानी मांग रहे थे, मे बी रीजन ये। ऑप्शन देख लेते हैं। बादलों को प्रसन्न करने के लिए, लोगों को प्रसन्न करने के लिए, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, सेना को प्रसन्न करने के लिए। तो सिंपल बात है, उन्होंने इंद्र सेना क्यों रखा? क्योंकि वो इंद्र भगवान को प्रसन्न करना चाहते थे। जीजी ने पानी की बुआई किसे कहा? अब वो पानी की बुआई किसको बोल रहे हैं? खेतों पर पानी फेंके जाने को, कीचड़ पर पानी फेंके जाने को, इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को, या आषाढ़ में फसलों पर पानी फेंके जाने को। तो इन्होंने किसको बोला है पानी की बुआई? वो है इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने। चलिए, लेखक बचपन से ही किससे प्रभावित था? सांस्कृतिक समाज से, शिक्षित समाज से, अपने आसपास के समाज से, या आर्य समाज से? तो वो आर्य समाज के मंत्री भी थे, तो किससे प्रभावित थे? वो आर्य समाज से। जीजी के अनुसार ऋषि मुनि क्या कह गए? अब उन्होंने तर्क दिया था ना, जब लेखक जो है गुस्सा हो गए थे तो वो तर्क दे रहे थे, ऋषि मुनियों का भी उदाहरण उन्होंने दिया था। ऑप्शन देखिए, जितना दान करोगे देवता तुम्हें उसका 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। जितना धन इकट्ठा करोगे देवता तुम्हें उसका 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। केवल 2 सही है, पहला दूसरा सही है। तो सही क्या है? पहला वाला सही। क्या ना, जितना दान करोगे देवता तुम्हें उसका 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे, ऐसा ऋषि मुनि कह गए। जीजी के अनुसार किस वस्तु का दान अधिक महत्वपूर्ण होता है? हम जिस चीज को पाना चाहते हैं उसी चीज का दान ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो वस्तुएं हमारे पास कम हो और जिसकी हमें भी जरूरत हो, ठीक है, हमारे पास कम हो और उसे हमकी भी जरूरत हो, उसी चीज का दान जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है। तो हम यहाँ लगा देंगे नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं, लेखक और जीजी की बातों को कितने वर्ष पूरे हो गए? तो क्या बोल रहे थे इस बात को? कितने? 50 वर्ष पूरे हो गए, है ना। 50 वर्ष लेखक जब लिख रहे हैं तब तक उस घटना को 50 वर्ष हो चुके थे। जेठ महीने के सबसे गर्म समय को क्या पुकारा जाता है? 10 तप्पा। क्या कहते हैं? 10 तप्पा। तो यहाँ पर लगाएंगे आपका नंबर 4, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा उनको ध्यान देते हुए चलिए कि किसको क्या कहा जा रहा है, क्योंकि जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाती हूँ तो सारी चीजें आपको क्लियर करते हुए चलती हूँ। हाँ, नेक्स्ट आते हैं, लेखक के हाथों जीजी पूजा अनुष्ठान क्यों कराती थी? क्योंकि वो चाहती थी कि इन अनुष्ठानों से मिलने वाला जितना पुण्य है वो सिर्फ और सिर्फ लेखक को लगे, है ना। लेखक को भगवान पर विश्वास दिलाने के लिए, लेखक के कल्याण के लिए, लेखक के भविष्य के लिए, लेखक को उन पर विश्वास कराने के लिए। तो क्या होता था? लेखक के कल्याण के लिए। नेक्स्ट आते हैं, लेखक को क्या बात बुरी लगती थी? पानी की बर्बादी, सूखे में पानी की बर्बादी, सूखे में भोजन की बर्बादी, या फसलों की बर्बादी। चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है और उसमें भी हम लोग पानी फेंक रहे हैं इंद्रसेना पे, तो पानी की बर्बादी कर रहे हैं। तो उन्हें ये बात सबसे बुरी लगती थी, सूखे में पानी की बर्बादी। हमें जहां आंसर देना होता है। पहला प्रश्न है, बादल आते हैं, पानी बरसता है, लेकिन बैल प्यासे के प्यासे और गगरी फूटी की फूटी रहती है। आखिर यह स्थिति कब बदलेगी? से लेखक का क्या अभिप्राय है?
लेखक ने वर्तमान, जैसे मैंने बताया कि उनके बचपन में जो घटना घटी थी और वो लोग जब जो ये गीत गाया करते थे, उसे उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों के साथ जोड़ा। उन्होंने ये देखा कि आजकल भ्रष्टाचार जिस तरीके से फैला हुआ है, सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं शुरू तो की जाती है, लेकिन इन भ्रष्टाचार के कारण जिनको जरूरत होती है उन तक ये योजनाएं पहुंच ही नहीं पाती। उसी पर उन्होंने ये बात कही। ठीक है, अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे डिटेल में देखिए। बादल आते हैं, पानी बरसता है, लेकिन बैल प्यासे के प्यासे और गगरी फूटी की फूटी रहती है। आखिर ये स्थिति कब बदलेगी? लेखक की यह पंक्ति हमारी सामाजिक व्यवस्था पर एक व्यंग है। हम अपने देश के लिए एक करते क्या है, यानी कि हम ये तो कहते हैं कि भाई सरकार के लिए, सरकार हमें ये करे वो करे वो करे, लेकिन हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे देश के लिए करने की? क्योंकि हमारी मांगे तो हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं कोई नाम नहीं। हम क्या करें? हुँ? अपना स्वार्थ साधना ही एकमात्र लक्ष्य रह गया, मेरा काम निकल जाए बस। हम खूब मजे ले लेकर लोगों की भ्रष्टाचार की बातें तो खूब करते हैं, लेकिन क्या हम खुद उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? हमारे देश में हर वर्ष हजारों योजनाएं बनती हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ उस वर्ग को कभी नहीं मिलता जो इसके हकदार है। हर समय विकास की बातें तो बहुत की जाती हैं, मगर यह विकास सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाता है। इसीलिए लेखक कहते हैं, बरसात होने के बाद भी बैल प्यासा रह जाता है और गगरी फूट जाती है। तो मतलब यहाँ पर उन योजनाओं को बारिश का जो है वो प्रतीकार्थ के रूप में लिया गया है। बैल जो है वो गरीब वर्ग है जिन तक ये योजनाएं पहुंच नहीं पाती, और गगरी फूटी का तात्पर्य है भ्रष्टाचार के कारण उन तक ये चीजें नहीं पहुंच पाती। दूसरा प्रश्न है, जीजी ने अपने आप को सही ठहराने के लिए लेखक को क्या तर्क दिया? अब लेखक को ये लग रहा था कि भाई इस तरीके से पानी वेस्ट कर रहे हैं हम, उस समय जब पानी हमारे पास बहुत कम है। तो अब जीजी ने इसके लिए कई तर्क दिए। एक तो उन्होंने खेत में किसान के बीज बोने की बात कही, उन्होंने भगवान पर अर्ध चढ़ाने की बात कही ना, त्याग को सर्वोपरि बताया। तो इन सारे ही तर्कों को यहाँ पर लिखना है। जीजी लेखक से कहती हैं कि बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हैं और तुमने उसमें से कुछ रुपए दान कर दिए तो वो दान नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ज्यादा था तो हमने कर दिया। दान तो वह है जब किसी के पास कोई चीज बहुत कम हो और उसे उसकी जरूरत भी है, फिर भी वह उस वस्तु का दान कर रहा है, तो उसको उस दान का फल मिलता है। तू पढ़ा लिखा है मगर वह पढ़ी लिखी नहीं है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मतलब कहने का मतलब वो जीजी कह रही थी कि भाई तुम पढ़े लिखे हो, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं। लेकिन वह इस बात को अपने अनुभव से जानती है कि किसान 30-40 मन गेहूं उगाना चाहता है, तो वह 5-6 सेर अच्छा गेहूं जमीन की क्यारियां बनाकर उसमें फेंक देता है। कैसे बुआई होती है ना, फेंक देता है, और वह इस तरह गेहूं की बुआई करता है। बस हम भी तो इंद्रसेना पर पानी फेंक कर अपनी पानी की बुआई ही कर रहे हैं। जब हम यह पानी गली में बोएंगे तब तो शहर कस्बे गांव में पानी वाले बादलों की फसल आएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए, पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। तो दीदी ने ये 4 तर्क दिए थे, है ना, तो ये वही तर्क है। प्रश्न संख्या 3 है, इंद्रसेना पर पानी फेंकने और नाराज हुए लेखक को जीजी ने कैसे समझाया? अब क्या भाई, लेखक ने तो मना कर दिया था कि हम पानी नहीं फेंकेंगे, तो उन्होंने मना किया, इससे लेखक भी नाराज हो गए कि भाई हमको बार बार क्यों प्रेशर कर रहे हैं सॉरी, कि हम नहीं फेंकेंगे। अब फेंकने से नाराज हुए वो, और लेखक को जीजी ने मनाया कैसे, अब ये बताना। देखिए क्या, जब जीजी ने लेखक से इंद्रसेना पर पानी फेंकने को कहा तो लेखक ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि भाई मैं नहीं फेंकूंगा। लेकिन जीजी ने खुद ही बाल्टी भर पानी लेकर आई, जिसे उठाने में बहुत दिक्कत भी आ रही थी, परंतु फिर भी लेखक ने उनकी मदद नहीं की और जीजी ने खुद ही इंद्रसेना के ऊपर पानी फेंक दिया, जिसे देखकर लेखक नाराज हो गया कि भाई मैंने मना कर दिया तो इन्होंने उठाकर फेंक दिया, लेकिन पानी की बर्बादी तो हुई ना। लेखक को मनाते हुए जीजी ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया कि यह पानी की बर्बादी नहीं है, बल्कि यह तो पानी का अर्घ है।
जो हम इंद्रसेना के माध्यम से इंद्रदेव पर चढ़ाते हैं, ताकि वे प्रसन्न होकर हम पर पानी की बरसात करें। जो चीज इंसान पाना चाहता है, यदि पहले उस चीज को देगा नहीं तो पाएगा कैसे? इसके लिए जीजी ऋषि मुनियों को दान को सबसे ऊंचा स्थान दिए जाने को प्रमाण स्वरूप बताती है। तो उन्होंने ये चीज बताई ना भाई, जैसे उन्होंने तर्क दिया तो उन्होंने ये भी तर्क भी दिया कि हम जैसे भगवान को अर्घ चढ़ाते हैं ना, उसी तरह ये इंद्र देवता पर अर्घ चढ़ाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 4 है, लेखक वैज्ञानिक सोच होने पर भी जीजी के कार्यों को क्यों मान लेते थे? क्योंकि वो जीजी से प्यार बहुत करते थे, उनका सम्मान बहुत करते थे। और ऐसे भी जब हम किसी का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, तो कभी कभी उनकी जो बातें हमें अच्छी नहीं लगती, हमें वो माननी पड़ती है, सिर्फ उनको खुश करने के लिए, उनके मन को रखने के लिए। हालांकि लेखक हमेशा अपने वैज्ञानिक सोच कर आधार पर अंधविश्वासों के तर्क ढूंढते रहते थे, फिर भी वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने भी ऐसे कई रीति रिवाजों को अपनाया जो उन्हें उनकी जीजी ने अपनाने को कहा। लेखक को सबसे अधिक प्यार उनकी जीजी से ही मिला। वो रिश्ते में लेखक की कुछ भी नहीं लगती थी और वो उम्र में लेखक की मां से भी बड़ी थी, लेकिन वो अपने परिवार वालों से पहले लेखक को मानती थी और हर पूजा पाठ, तीज त्योहार आदि में बुलाया करती थी। इवन सारे पाठ उन्हीं के हाथ से भी कराया करती, सारे अनुष्ठान उन्हीं के हाथ से कराती थी और सारा काम लेखक के हाथों से करवाती थी, ताकि लेखक को उनका पुण्य मिल सके और लेखक भी उनके अपार स्नेह के कारण उनकी हर बात मानते थे। ठीक है, अब चूंकि हमने कहा ना कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उनकी बातों को हम बिना किसी रीजन के बस मान लेते हैं कि वो खुश रहे, है ना। तो वही चीज यहाँ पर लेखक के साथ थी। लेखक बचपन से ही किससे प्रभावित था और क्या कार्य करता था? लेखक आर्य समाज से प्रभावित थे और समाज सुधार के कार्यों में लगे हुए, है ना। लेखक भी बचपन से उस समय लगभग इंद्र सेना में शामिल होने वाले बच्चों की उम्र में थे। वे बचपन से ही आर्य समाजी संस्कार से प्रभावित थे। वो उस समय कुमार सुधार सभा के उपमंत्री थे, जिसका कार्य समाज में सुधार करना व अंधविश्वास को दूर करना था। प्रश्न संख्या 6 है, इंद्रसेना क्या करती थी और लेखक की क्या प्रतिक्रिया होती थी? भाई क्या होता था, आषाढ़ का महीना 15 दिन बीत जाने के बाद भी जब बारिश नहीं होती थी, तब ये इंद्रसेना जो है, यानी कि मतलब करीबन 15 साल तक के बच्चे, 8 से 15 साल तक के बच्चे जो है, वो नंग धड़ंग होकर जो है पानी मांगने हर दरवाजे पर निकलते थे और इनके ऊपर सब लोग खुशी खुशी पानी छोड़ते थे और ये खूब उसी मिट्टी में लोट-पोट किया करते थे। और लेखक को हमारे ये बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उन्हें ये अंधविश्वास लगता था। इंद्रसेना भगवान इंद्र से वर्षा की प्रार्थना करती, गीत गाती हुई पूरे गांव में निकलती थी। उस समय लेखक को भी पानी मिलने की आशा में यह सब कुछ करना ठीक लगता था, परंतु एक बात लेखक की समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी अधिक कमी है कि जानवर और इंसान दोनों ही पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, तो फिर भी मुश्किल से इकट्ठा किया हुआ पानी लोग इंद्रसेना पर डालकर उसे क्यों बर्बाद करते? लेखक को यह सब सरासर अंधविश्वास लगता था और उनको लगता था कि इस तरह के अंधविश्वास देश को ना जाने कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेखक के अनुसार तो यह इंद्रसेना नहीं बल्कि पाखंड है। ऐसा लेखक इसलिए कहते क्योंकि अगर यह इंद्रसेना सच में इंद्र महाराज से पानी दिलवा सकती, तो क्या वो पहले अपने लिए पानी नहीं मांग लेती? क्यों वो सबके दरवाजे दरवाजे जाकर पानी मांग रही, पहले अपने लिए मांग लेती। लेखक मानते हैं कि इस तरह के अंधविश्वास के कारण ही तो हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और उनके गुलाम हो गए। तो अंग्रेजों की गुलामी का कारण कहीं ना कहीं वो इस चीज को भी मानते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, बारिश ना होने से क्या हालात होते हैं और हार कर क्या किया जाता है? अब आप सभी को पता है कि गांव में 15 दिन बीत गए थे आषाढ़ महीने के, लेकिन तब भी बारिश नहीं हुई थी। चारों तरफ गर्मी से त्राही त्राही हो रही थी, सभी लोग परेशान थे। खेत सूख कर पपड़ी पड़ गई थी, फट गए थे। सारे जानवर जो हैं वो प्यास से तड़प रहे थे, वनस्पतियां सूख गई थी, सब कुछ बुरा हाल था, है ना। जब जेठ का महीना बीत गया और आषाढ़ भी आधा गुजर गया, क्योंकि आषाढ़ महीने से वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है, मगर फिर भी बारिश नहीं होती, तब गांवों व शहरों में सूखे
के से जो हालात हो जाते हैं, मिट्टी इतनी सूखी हो जाती है कि जमीन भी फटने लगती है। इंसान व जानवर पानी के बगैर तड़प तड़प कर मरने लगते हैं, मगर फिर भी आसमान में बादल का कहीं कोई निशान तक नहीं दिखाई देता और विज्ञान भी उनकी इसमें कोई मदद नहीं कर पाता। तब ऐसे मुश्किल हालातों में लोग अपने अपने क्षेत्रों में प्रचलित लोक विश्वासों जैसे पूजा पाठ, हवन, यज्ञ आदि के सहारे भगवान इंद्र से प्रार्थना कर वर्षा की उम्मीद लगाते थे। जब यह सब कुछ करने के बाद भी केवल हार ही नसीब होती, तो फिर अंत में इंद्रसेना को बुलाया जाता था। मतलब सब कुछ कर लेते थे, उसके बाद ये इंद्रसेना को, भाई इंद्रसेना निकले, पानी मांगे और हम लोग को भी पानी मिले। प्रश्न संख्या 8 है, इंद्रसेना क्या करती थी? ठीक है, अब इंद्रसेना का प्रोसीजर तो मैं भी आपको बता चुकी हूँ, किस तरह से नंग धड़ंग होकर सबके घर घर जाकर गाना गाते हुए पानी मांगती, गंगा मैया की जय बोलती, है ना। जब गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाती और पानी की कमी हर जगह होने लगती और आसमान में दूर दूर तक कहीं बादल दिखाई नहीं देते, तब ये बच्चे एक जगह इकट्ठा होकर जयकारा लगाते, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते। काली मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काली मेघा पानी दे। तो ये गाना गाते हुए वो लोग निकलते थे। लोकगीत गाते हुए गांव की गलियों में घूमा करते थे। इस लोकगीत को सुनकर महिलाएं व लड़कियां घरों की खिड़कियों से झांकने लगती थी। यह मंडली पानी दे मैया इंद्रसेना आई है कहते हुए अचानक गली के किसी मकान के सामने रुक जाती, तो उस घर के लोग बाल्टी भर पानी उस मंडली पर फेंका करते थे, सिर्फ इसलिए कि भाई ये भगवान के नाम पर मांग रहे हैं, तो वो उनको दे दिया करते थे। गांव में बच्चों की मंडली के कौन कौन होते थे? ठीक है, बच्चों की मंडली के कौन कौन होते थे और उस मंडली का क्या नाम था? तो गांव में करीबन 10-12 से लेकर 16-18 तक के बच्चे होते थे और जो लोग मतलब इस मंडली को मानते थे उसे इंद्रसेना कहते थे और जो लोग इस मंडली से चिढ़ते थे वो इसे मेढक मंडली कहा करते थे। गांव में बच्चों की एक मंडली हुआ करती थी जिसमें 10-12 से लेकर 16-18 साल के लड़के होते थे। ये बच्चे अपने शरीर पर सिर्फ एक लंगोटी या जांघिया पहने रहते थे। लोगों ने इस मंडली को 2 बिल्कुल विपरीत नाम रखे थे, इंद्रसेना और मेढक मंडली। जो लोग इनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ से चिढ़ते थे, वे उन्हें अक्सर मेढक मंडली कहते थे। क्या कहते थे? मेढक मंडली। और जो लोग ये मानते थे कि इस मंडली पर पानी फेंकने से बारिश हो जाएगी, वे इस मंडली को इंद्रसेना कहते थे। मैंने कहा था ना, जो चिढ़ते थे वो मेढक मंडली और जो इस सेना को मानते थे वो इंद्रसेना कहा करते थे। प्रश्न संख्या 10, काली मेघा पानी दे संस्मरण में किसका वर्णन किया गया है? तो ये हमारे लेखक के बचपन की एक घटना है जिसके माध्यम से उन्होंने उस समय फैले प्रचलित अंधविश्वासों के ऊपर एक कुठाराघात करते हुए हमारे सामने रखा। उस समय की चीजें तो हमें वो समझा रहे हैं, लेकिन उसके जरिए वो हमें प्रेजेंट समय में जो भ्रष्टाचार फैला है उसको भी समझा रहे हैं, वो गगरी फूटी बैल पियासा के माध्यम से, है ना। देखिए क्या है, काली मेघा पानी दे संस्मरण में किसका वर्णन किया गया है? काली मेघा पानी दे संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के संघर्ष का सुंदर चित्रण है। क्योंकि लेखक हमारे विज्ञान के स्टूडेंट हैं, तो उन्हें ये सब चीजें क्या लगती हैं? अंधविश्वास। एक तरफ विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। इसमें कौन कितना सार्थक है, ये प्रश्न पढ़े लिखे समाज को अशांत कर रहा है। देखिए, सबके अपने अपने तर्क है। लोग उन विश्वासों पर कहीं विश्वास करते हैं तो कुछ लोग विज्ञान पे तर्क करते हैं। कहना है, आश्चर्य यह है कि पढ़े लिखे समाज में भी अक्सर इस बात पर चर्चा होती रहती है कि कौन अधिक सार्थक है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में इस प्रसंग को रचा। आषाढ़ के पहले 10 दिन बीत जाने के बाद भी यदि खेती और अन्य आवश्यक प्रयोग के लिए पानी ना हो तो जीवन चुनौतियों से भर जाता है, और अगर उन चुनौतियों का हल विज्ञान के द्वारा भी ना हो पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज अर्थात धार्मिक लोग चुप नहीं बैठते। देखिए, हम आप लोगों के भी आसपास जब बारिश नहीं होती होगी ना, तब इस तरीके के कोई ना कोई लोग प्रचलित कोई एक चीज ऐसा अनुष्ठान किया जरूर जाता होगा। वह किसी ना किसी तरह जुगाड़ लगाने लग जाता
वह सभी ऐसे कार्य या बात जो वास्तविक या सत्य ना होने पर भी सत्य और ठीक लगे, बिना सोचे समझे करता, और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और कठिनाइयों को काट की खोज करता। ठीक है ना? तो ये संस्मरण में इसी चीज को पूरी तरीके से उल्लेखित किया गया। प्रश्न संख्या 11 है, इंद्रसेना पर पानी फेंकने ना फेंकने के बारे में जीजी और लेखक के विचारों की तुलना कीजिए। अब जीजी का मानना ये था कि वो इंद्रसेना के लिए पानी दे रही है, लेकिन लेखक हमारे चूंकि आधुनिक विचारों के थे, वैज्ञानिक विचारों के थे, तो उनका ये कहना था कि जिस समय हमें पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है तो पानी हमें संभाल के रखना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से फेंक के हम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसी के आधार पर हमें इन दोनों के विचारों की तुलना करनी। जीजी के अनुसार इंद्रसेना पर पानी डालना जल की बर्बादी नहीं बल्कि यह त्याग की भावना थी। वे मानती थी कि जिस प्रकार किसान अनाज उगाने से पहले कुछ अनाज धरती में बोता है, उसी प्रकार गांव वाले इंद्रसेना पर पानी फेंकते हैं, जिससे भगवान खुश होकर वर्षा करके धरती को हरा भरा कर देते हैं। लेखक को यह सब अंधविश्वास लगता था और जल की बर्बादी भी लगती थी। हम लेखक के इस विचार से सहमत हैं, क्योंकि जल को बर्बाद करना उचित नहीं कहा जा सकता। अतः कहा जा सकता है कि इंद्रसेना के विषय में लेखक और जीजी के राय में पर्याप्त अंतर है, लेकिन मेरे विचार से लेखक की राय अधिक तार्किक है। अगर हम तर्क के आधार पर देखें तो लेखक सही कह रहे हैं, अगर हम विश्वास के आधार पर देखें तो जीजी सही कह रही हैं। प्रश्न संख्या 12 है, बचपन की घटनाओं के 50 वर्ष बाद लेखक क्या विचार कर रहे हैं। अब जो इनकी इंद्रसेना वाली घटना हुई, ये जब हमारे लेखक छोटे थे तब हुआ। अब तब घटना से 50 साल बाद उसे इन्होंने याद किया और लिखा। ठीक है, और याद करते करते उन्होंने उसे वर्तमान परिस्थितियों के साथ जोड़ दिया। बचपन की घटनाओं के 50 वर्ष बाद लेखक विचार करता है कि हम देश के लिए क्या करते हैं, परंतु हमारी मांगे बहुत बड़ी बड़ी होती है। भ्रष्टाचार के बारे में हम बातें तो बहुत अधिक करते हैं, किंतु उसे खत्म करने के प्रयास के लिए हम कुछ नहीं करते। आज स्वार्थी मनुष्यों ने अपने निजी सुख के लिए देश की सुरक्षा या अन्य हितों को भी पीछे छोड़ दिया। वह केवल अपने बारे में ही सोचता है, देश के बारे में नहीं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति, लेखक यही सोचता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जहां आज हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं, लोग पहले परमार्थ के लिए भी अपने स्वार्थ को त्यागने को तैयार थे। होता था ना कि भाई बारिश हो, इसके लिए अपने घर का पानी भी फेंकने को, दूसरों को समर्पित करने को तैयार थे। और आज हम क्या है, आज हम अपने स्वार्थ के लिए ही जी रहे। प्रश्न संख्या 13 है, काली मेघा पानी दे पाठ में इंद्रसेना युवाओं को रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा दे सकती है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखिए, यहाँ पर माना कि बच्चे एक मंडली बनाकर पानी मांगने निकले, लेकिन अगर इस तरीके से कोई भी कार्य सामूहिक रूप से किया जाए, चाहे समाज सुधार का हो, समाज की प्रगति के लिए हो, लोगों को जागरूक करने के लिए है, तो वो जरूर कार्य। तो यहाँ पर एक प्रेरणा ये दी जा सकती है युवाओं को कि हमेशा संगठित होकर कार्य करिए और हमेशा दूसरों के हितों के लिए काम करिए। इंद्रसेना अपने क्रियाकलापों द्वारा युवाओं को रचनात्मक प्रेरणा दे सकती है। यह सामूहिक प्रयास कहलाता है, यानी सामूहिक यानी कि एक साथ मिलकर किया गया। इंद्रसेना में इतनी क्षमता है कि वह समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर कर सकती है। वे लोग कमजोर वर्ग के पक्ष में आवाज उठा सकते हैं तथा शोषणकारी शक्तियों का जमकर विरोध कर सकते हैं। अतः यदि युवा चाहें तो वे मिलजुल कर समाज को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं। कहने का मतलब है बहुत सारे ऐसे समाज सुधार के कार्यक्रम हैं जिसमें युवा संगठित होकर काम कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, क्या इंद्रसेना आज के युवा वर्ग को प्रेरणा स्रोत हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मेरा मानना तो है कि हो सकती है। क्या आपके स्मृति कोश में कोई ऐसा अनुभव है जब युवाओं ने संगठित होकर समाज उपयोगी रचनात्मक कार्य किए हों? उल्लेख कीजिए। तो देखिए, पहले वाले क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो बिल्कुल प्रेरणा स्रोत हो सकती है कि हाँ, अगर हम संगठित होकर काम करते हैं, कुछ अच्छे के लिए, दूसरों के भले के लिए करते हैं, तो हो सकता है। अब आपको देखना है कि क्या आपने कोई चीज ऐसी कभी आपके सामने घटित हुई है, उसे आप रख सकते हैं। हमारे विचार से इंद्रसेना आज के युवा वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत निश्चित रूप से हो सकती है, क्योंकि इन्हीं से हमारी इस धारणा को शक्ति मिलती है कि एकता में बल है। हम संगठित होकर काम करें, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं।
कोई भी काम अकेले करना बहुत ही मुश्किल है, और जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो सफलताएं बहुत ही कम समय में हमें प्राप्त होती है, मतलब काम जल्दी सफल हो जाता है। यहाँ पर मैं अपना एक अनुभव आपको बताता हूँ कि जब गुजरात में भूकंप आया तो वहां के निवासियों का जीवन अत्यंत ही मुश्किल में आ गया था। हम सभी को पता है, भुज में आया था ना। तब हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने एक युवा समिति का गठन किया और अनाज, वस्त्र, दैनिक उपयोग की वस्तुएं आदि एकत्रित करके उसे भूकंप पीड़ितों तक पहुंचाया। अनेक लोगों ने भारी मात्रा में राहत सामग्री भेजकर अपनी मानवीयता का परिचय दिया था। तो ये एक ऐसा चीज थी जो हमारे स्कूल की तरफ से हुई थी। प्रश्न संख्या 15 है, तकनीकी विकास के दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। कृषि समाज में चैत, बैसाख सभी माह बहुत महत्वपूर्ण, पर आषाढ़ का चढ़ना उसमें उल्लास क्यों भर देता है? देखिए, हम आज 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है, और इस सदी में भी हमारा देश की जो मेन इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है, कृषि पर डिपेंड है। इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। और कृषि प्रधान देश होते हुए भी ये कृषि पूरी तरीके से जो समर्पित है वो वर्षा पर समर्पित है। किस पे समर्पित है? वर्षा पे। भाई वर्षा होती है, खेतों में पानी मिलता है, उस पे होता है। अब ये वर्षा की शुरुआत कब होती है? आषाढ़ मास, ठीक है। इसीलिए आषाढ़ आते ही कृषि प्रधान जितना भी माहौल, यानी कि एक तरीके से ग्रामीण क्षेत्र जो है वो उल्लास से भर जाता है। यद्यपि भारतवर्ष तकनीकी विकास के क्षेत्र में प्रगति के पद पर अग्रसर है, परंतु कृषि के क्षेत्र में अभी भी बहुसंख्यक किसान वर्षा पर ही आश्रित है। यानी कि हमारे यहाँ ज्यादातर खेती जो किस पर आश्रित है? वो वर्षा पर आश्रित है। आषाढ़ का महीना केवल कृषक वर्ग के लिए प्रसन्नता नहीं लाता, बल्कि वर्षा से आने वाले सामान्य जनजीवन को भी मोर की तरह खुशी से नाच उठता है। क्यों? क्योंकि आषाढ़, इससे पहले ज्येष्ठ मास होता है। जेठ मास में बहुत गर्मी होती है। हम लोग को भी क्या है, आषाढ़ महीने में जब बारिश शुरू होती है तो हम लोग को उस गर्मी से निजात मिलती है। तो जो लोग कृषि से नहीं भी रिलेटेड है उन्हें भी ये आषाढ़ मास जो है ठंडक पहुंचाता है, इसलिए वो लोग भी खुश हो जाते हैं। जब धरती की प्यास वर्षा होने पर बुझ जाती है तभी गर्मी से राहत मिल पाती है, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर काले मेघा पानी दे, जिसे हमने आपको समझाया। आपको अच्छे से समझ में आया कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपने डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, इसमें लिंक भी दिया गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। नीचे आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जहां पर हम देखेंगे पहलवान लुट्टन सिंह। तो वहां तक पहुंचे, थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी ना। वो क्या करना है? फटाफट आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, क्योंकि आपके ये करने से जिनको इसकी मतलब इस तरह के वीडियोस की रिक्वायरमेंट है उन तक ये वीडियो पहुंचेंगे और वो लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है। आपको किसी तरह की क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट को ड्रॉप कर सकते हैं। और अब हम मिलेंगे फटाफट नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।